नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। ये मैं सोच रहा हूं और आशा है आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जिस प्रकार से 2004 में जब अटल जी को और प्रमोद महाजन जी को ये लग रहा था कि पूरे हिंदुस्तान में इंडिया शाइनिंग का माहौल है, लोग अटल जी को दोबारा सत्ता सौंपना चाहते हैं, तो प्रमोद महाजन जी ने, जो बड़े कुशल राजनीतिज्ञ थे, रणनीतिकार थे, उन्होंने इलेक्शन को प्रीपोन कराया था। ये सोच के कराया था कि अटल जी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, जो अपोजिशन है वो टूटा हुआ है और बड़ी आसानी से एनडीए दोबारा सत्ता में आ जाएगी। लेकिन यही इंडिया शाइनिंग का जो नारा था वो बहुत भारी पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, अटल जी को, और सारी संभावनाओं के विरुद्ध कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिली थी, अपोजिशन को अच्छी खासी सीटें मिली थी और उसके बाद यूपीए की सरकार बनी थी। जितने भी लोकसभा के सदस्य जीत के आए थे, उन्होंने निवेदन किया था सोनिया जी से कि आप देश की प्रधानमंत्री बनिए। इंदिरा जी ने वो मना कर दिया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री इसलिए बनाया था, उनको लगता था कि देश को एक ऐसे अर्थशास्त्री की जरूरत है जो देश को सही दिशा दे। अगर उनकी आकांक्षा होती, अगर उनकी इच्छा होती सत्ता को संभालने की या सत्ता को गाइड करने की, तो जब सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोशिश कर रहे थे कि सोनिया जी देश की प्रधानमंत्री बने, तो खुद देश की प्रधानमंत्री बन सकती थी या राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देश के हित में, राष्ट्र के हित में डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने स्वीकार किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक अच्छा शासन दिया। आपने देखा जब सब प्राइम क्राइसिस आई 2007-8 में, पूरे विश्व के अंदर बदहवासी का माहौल था। वित्तीय बदहवासी का ऐसा था जो 70-80 साल में कभी नहीं हुआ था। पूरा विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा था, शेयर मार्केट क्रैश कर रहे थे, बैंक्स क्रैश कर रहे थे। उस समय हमारे देश की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो विश्व में सबसे ज्यादा ही नहीं थी, बल्कि उनकी सम्मानजनक थी। बैंकों की स्थिति भी बहुत अच्छी थी। इससे प्रभावित होकर देश की जनता ने 2009 में कांग्रेस की सीटें बढ़ा दी और यूपीए की सरकार फिर बनी। फिर वो अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भी सोनिया जी से कहा कि राहुल गांधी को या तो मैं प्रधानमंत्री पद छोड़ छोड़ सौंप देता हूं, या आप राहुल गांधी को कोई इंपॉर्टेंट मंत्री पद दे दें जिससे कि आगे सरकार चले और राहुल गांधी को एक्सपीरियंस हो जाए और आगे वो सत्ता को संभालें। राहुल गांधी ने भी मना कर दिया और सोनिया जी ने मना कर दिया। अगर गाइड करने की उनकी इच्छा होती डॉक्टर मनमोहन सिंह को, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते थे और मंत्री बन सकते थे। उन्होंने ऐसा स्वीकार नहीं किया। लेकिन इस आधार पे कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो गाइड किया जाता था 10 जनपद से सोनिया जी द्वारा। अगर गाइड करना होता तो जो मैंने आपसे कहा वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। खैर, एक आडंबर बनाया गया 2012-13 में। तो अन्ना हजारे ने अपना आंदोलन किया, स्वामी रामदेव ने आंदोलन किया, बहुत सारी ऐसे घोटालों का नाम लिया गया, जिससे कि जनता के अंदर एक माहौल बना कि कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है। लेकिन उस समय भी कांग्रेस सरकार ने ये जो आंदोलनकारी थे इनके साथ बहुत सम्मान पूर्वक व्यवहार किया। अन्ना हजारे से मिलने के लिए 5 मंत्री, शीर्षस्त्र मंत्रियों को भेजा और उसके बाद लेकिन जनता ने माहौल बन गया था। अन्ना हजारे ने, रामदेव ने माहौल बना दिया था और कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार गिरी और मोदी जी की सरकार इसलिए बनी कि माननीय मोदी जी ने देश के सामने कुछ वादे किए थे, कुछ गारंटी दी थी। उन्होंने अच्छे दिन लाने की बात की थी, उन्होंने किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात की थी, उन्होंने महिला अत्याचार से देश को बचाने की बात की थी। उससे प्रभावित होकर एक तरफ तो वो नेगेटिव मैसेजिंग थी कि कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है और दूसरी तरफ देश की जनता को एक ऐसा चित्र दिख रहा था कि इंडिया इज शाइनिंग या इंडिया विल शाइन। लोगों ने माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चुना। 2019 में जनता ने यह सोचा कि भाई अभी तो एक ही 5 साल का काल मिला है माननीय मोदी जी को, तो अभी तो वो धरातल को पक्का कर रहे हैं, सड़कों को पाट रहे हैं,
उनको एक चांस और मिलना चाहिए। 2019 में एक चांस जनता ने और दे दिया। अब 10 साल हो गए। 10 साल होने के बाद अब तो जनता ये सोच रही है कि भाई जब 10 साल में आपने जो आंदोलनकारियों से आपने दिल्ली में किसानों के साथ व्यवहार किया, जो आपने पदक विजेता महिलाओं के साथ दिल्ली में किया, जो आपने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार पे एक शब्द बोलना स्वीकार नहीं किया, जो पंजाब से दिल्ली आने वाले किसान थे उनके रास्ते में बोल्डर्स आपने लगा दिए, कांटे बिछा दिए, अश्रु गैस से उनकी आंखें फोड़ दी, तो भैया 10 साल वेट कर लिया, ये स्थिति हो गई। अगर एक टर्म आपको दे दिया तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अब जनता जो है वो संकट में पड़ गई कि एक शासन और दें, लेकिन उनके पास विकल्प की कमी थी। जब इंडिया गठबंधन बना और उसमें नीतीश कुमार ने नेतृत्व किया तो जनता को ढांढस बंधा कि नीतीश कुमार पुराने नेता हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अब कुछ अच्छा विकल्प मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐन मौके पे धोखा दे दिया और इस आधार पे धोखा दिया कि ये गठबंधन ठीक काम नहीं कर रहा है और मैं है अब गांधी की विचारधारा से गोडसे की विचारधारा की तरफ जा रहा हूं, और चले गए। जयंत चौधरी साहब चले गए तो उससे लगा कि इंडिया गठबंधन क्या कुछ बिखर रहा है। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार की घटनाएं घटी, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने, उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार ने, राहुल गांधी ने, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने, तेजस्वी यादव ने अपने अपने क्षेत्रों में कमान संभाली और कांग्रेस ने समझौता किया, समर्पण किया, समर्पण तो नहीं लेकिन समझौता किया, कम सीटों पे समझौता किया और ज्यादा सीटें, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी बहुत अच्छा गठबंधन हुआ। गुजरात में हुआ, हरियाणा में हुआ, दिल्ली में हुआ और 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने लड़ी और 3 सीटें कांग्रेस को देना स्वीकार किया। जबकि दिल्ली के अंदर कांग्रेस की स्थिति, पार्लियामेंट जरूर अच्छी होती है लेकिन असेंबली के अंदर आम आदमी पार्टी का बोलबाला होता है। अब जो ये कमी महसूस की जा रही थी कि क्या ये गठबंधन तो हो गए ऊपर के स्तर पर, नीचे के स्तर पे कार्यकर्ताओं में गठबंधन होगा कि नहीं होगा। जो चुनाव के फेजेस हुए उससे ऐसा लगा कि ये गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं ये तो एक दूसरे के लिए जान छिड़कने के लिए तैयार हैं। ये तो बिल्कुल, जहां आप अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मीटिंग होती है रायबरेली में, तो वहां जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं होते उससे ज्यादा तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो जाते हैं। जहां इलाहाबाद के अंदर रेवती रमन सिंह जी के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने रेवती रमन सिंह जी नेता हैं, उनके पुत्र कांग्रेस के टिकट पे लड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को सीट एलोकेट हुई है वहां। और फूलपुर में जब चुनाव प्रचार होता है तो पूरा मैदान जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पट जाता है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के तीनों कैंडिडेट्स को खुली जीप में लेकर घूमते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेजिंग करते हैं कि तुम्हें कांग्रेस के कार्यकर्ता इस सीट पर झाड़ू चुनाव चिन्ह नहीं है, हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह है। तो इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन। अच्छा, एक गलती बीजेपी से और हो गई। बीजेपी ने वास्तविकता में ये सोचा था या चुनाव आयोग ने सोचा था, क्योंकि जो बीजेपी सोचती है वही चुनाव आयोग सोचता है। उन्होंने सोचा था 7 चरणों का चुनाव होगा तो बीजेपी को फायदा होगा, जैसे पहले हुआ। माननीय मोदी जी खूब अपना सरकारी कार्यक्रमों में जाएंगे, सरकारी हवाई जहाजों में जाएंगे, बिल्कुल दौड़ेंगे और बाकी विपक्ष के नेताओं के पास पैसा नहीं होगा, कार्यकर्ताओं की कमी होगी और वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हेलीकॉप्टर उनको मिलेंगे नहीं क्योंकि सारे हेलीकॉप्टर तो बीजेपी बुक कर देगी। लेकिन ये जो 7 चरणों में चुनाव कराने का निर्णय बीजेपी के और चुनाव आयोग द्वारा लिया गया था, यही बीजेपी को उल्टा पड़ गया। पहले चरण के चुनाव को आपने देखा, दूसरा चरण देखा, तीसरा चरण देखा, चौथा देखा और आज 5वां आपने देखा। आप देख रहे हैं जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बीजेपी की स्थिति और खराब होती जा रही है। महाराष्ट्र के अंदर जिन 13 सीटों में चुनाव हुआ है उसमें जो अभी तक फीलर्स मुझे मिले हैं, जो फीडबैक मुझे मिला है, उसके अनुसार 10 सीटें तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस जीत रही है। केवल 2 सीटों पे लड़ाई है और केवल 1 सीट ऐसी है एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे की, जहां लगता है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की युति काम कर रही है और 1 सीट निकाल सकते हैं। यह स्थिति है महाराष्ट्र की। तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है जनता को वो सब देखने को मिल रहा है बीजेपी के कार्यप्रणाली से जो वो देखना नहीं चाहती। जैसे आपने देखा एटा के अंदर एक 15-16 साल का लड़का जिसकी अभी मूछें भी नहीं निकली हैं,
8-8 वोट दे रहा है, लगातार वोट दे रहा है। और जो वीडियो दिखाई जा रही है, अगर वो सच नहीं है तो पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती, लेकिन जब वीडियो सामने आया तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। इसका माने वीडियो सही है, वरना अभी तक छूट गया होता। 15-16 साल का लड़का एक मतदान केंद्र में जाके बार बार वोट दे रहा है। हाथ में निशान लगाने की जो हमारे यहाँ परंपरा है, क्या हाथ में निशान नहीं लगा रहे हैं सरकारी अधिकारी वहां पर? क्या सरकारी अधिकारियों का, पुलिस अधिकारियों का पूरी तरह से गठबंधन हो गया है बीजेपी के साथ? वो लड़का जो है 14-15 साल का, वो किसका बेटा है, किस परिवार का है, किस दबंग परिवार का है, उसकी इतने ज्यादा हिम्मत हो रही है। 8 वोट दे रहा है, खुलेआम दिखा रहा है, वीडियो अपलोड कर रहा है, खुद ही वीडियो बनवा रहा है, खुद ही अपलोड कर रहा है, और ये कह रहा है कि देखो 8 वोट मैंने दे दिए। जब बहुत ज्यादा हल्ला होता है तो उसे अरेस्ट किया जाता है और चुनाव आयोग ये कहता है दोबारा चुनाव कराए। कई जगह से वो सूचना मिल रही है कि औरत जा रही है, उसे जबरदस्ती बीजेपी के निशान पे वोट डालाया जा रहा है। कई जगह वोट कट गए। खैर ये सब देखिए 4-5% की हेरफेर तो बीजेपी करेगी, चुनाव आयोग करवाएगा, इसमें तो कहीं सोचने समझने की बात नहीं। असली मुद्दा यह है, महाराष्ट्र के अंदर ये स्थिति है, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा जिस प्रकार से फूलपुर के अंदर और प्रयागराज के अंदर जब राहुल गांधी और अखिलेश आए तो उनकी भीड़ को जरा देखिए, जनता को देखिए, जनता के उत्साह को देखिए। लाखों की भीड़, और सारी भीड़ ऐसी जो कि अखिलेश और राहुल से मिलना चाहती है। और इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, इतनी ज्यादा व्यवस्था हो गई, पुलिस की व्यवस्था नहीं की प्रशासन ने, कि राहुल गांधी को और अखिलेश को एस्कॉर्ट करना पड़ा, वरना भीड़ मंच पर चढ़ जाती और मंच टूट जाता। इतना ज्यादा उत्साह। और दूसरी तरफ ये स्थिति है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के कैंडिडेट्स को गांवों में जाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की मदद करानी पड़ रही है। तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, वैसे वैसे बीजेपी की स्थिति खराब होती चली गई। तो अब चुनाव आयोग सोच रहा होगा, भारतीय जनता पार्टी सोच रही होगी कि जो सोच के हमने 7 चरणों में चुनाव कराया था, अगर इसको 1 चरण में करा देते तो शायद स्थिति अच्छी होती। अच्छा, ये वो पार्टी है जो कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन। अरे एक चुनाव, एक बार के, एक लोकसभा के चुनाव को जब आप 7 फेजेज में कराने के लिए बाध्य हैं, और विधानसभा के भी हों और उसके साथ लोकसभा भी हो, नगर पालिका भी हो, और सारे चुनाव एक साथ हो जाएं, तो एक फेज में और एक दिन एक करा पाएंगे आप? क्या आपके पास इतनी व्यवस्था है जहां पे जबरदस्ती वोट डलवाए जा रहे हैं? तो ये जो एक पासा था, जिस प्रकार से 2004 में भारतीय जनता पार्टी का पासा उल्टा पड़ गया था, सोचा था कि इंडिया शाइनिंग है, अटल जी का कोई विकल्प नहीं है, और 2004 में बीजेपी की सरकार चली गई थी, तो क्या ये इस बार 2024 में उसी की पुनरावृत्ति हो रही है? क्या ऐसी स्थिति बन रही है जो 2004 और 2009 में बनी थी? क्या देश को इस समय एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसे अर्थशास्त्र का ज्ञान हो, जिसे पूरी विदेश की परिस्थिति का ज्ञान हो, जो देश को सारी विषमताओं से निकालकर अच्छी दिशा में ले जाए? जैसे यूके में एक ब्लैक, एक ब्राउन को, हमारे हिंदुस्तानी मूल के एक हिंदू धर्म को मानने वाले ऋषि सुनक को एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी देश में, व्हाइट देश में, देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, क्योंकि उनको यह महसूस हुआ कि ऋषि सुनक देश को अर्थशास्त्र के मामले में एक संकट से निकाल सकते हैं, क्योंकि कोविड के बाद पूरा विश्व एक संकट में आ गया था। तो अब देश की जनता को यह समझ में आया कि भाई 10 साल तो आपको हमने दे दिए, 10 साल के बाद भी आप सारे वादे पूरे नहीं कर पाए, अब आप जो है नई नई गारंटी की बात कर रहे हैं, अपने सारे वो लक्षण दिखा रहे हैं। कभी कहते हैं हिंदू मुसलमान के विषय में बात करूं तो मैं सामाजिक जीवन में रहने योग्य नहीं है, और अगले दिन आप हिंदू मुसलमान की बात करने लगते हैं। कभी आप कहते हैं कि बोहरा समाज मेरा बड़ा नजदीक है, कभी आप कहते हैं माँ गंगा ने मुझे बुलाया, कभी कहते हैं शायद मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। और मणिपुर पे जो अन्याय के साथ नारियों के साथ हुआ, आज फिर 2-4 दिन पहले एक घटना घटी है, एक वृद्ध व्यक्ति की वहां खुलेआम हत्या कर दी गई। 1 साल हो गया, वहां जो कुकी और मैती समाज के बीच का जो युद्ध है वो रुकने की स्थिति में नहीं है। तो पूरी परिस्थिति को ऐसा लग रहा है कि हमें एक देश को चलाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो राजनीतिज्ञ हो या ना हो,
लेकिन उसको विश्व की परिस्थिति का भी ज्ञान हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी ज्ञान हो, इंटरनल एनवायरनमेंट का भी ज्ञान हो, और देश को सारी चुनौतियों का सामना करते हुए विश्व में आर्थिक सामाजिक रूप से अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए देश को अग्रणी देश बनाने के लिए जो काबिल हो, जिसने वर्ल्ड बैंक में भी काम किया हो, जिसने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी ऐसे प्रोफेसर पढ़ाया हो, जिसकी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं ना हो, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ना हो, लेकिन जो देश के प्रति समर्पित हो और जिसने राष्ट्र हित में काम किया हो, ऐसे एक समझदार पढ़े लिखे आदमी की शायद और एक वित्त मंत्री की तरह या देश के प्रधानमंत्री की तरह आवश्यकता है। अब बाकी आप लोग सोचिए कौन इसमें आदमी फिट इन होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस तारीख में जब आपका डेट लेवल जो है 4 गुना बढ़ गया है, 52 लाख करोड़ से 203 लाख करोड़ हो गया है, जीडीपी जो है पिछले मनमोहन सिंह के जमाने से कम हो गई है, तो देश आर्थिक संकट में है, रुपया कमजोर हो गया है, 83.50 का हो गया है। तो ऐसी स्थिति में देश को एक ऐसे आदमी की आवश्यकता है जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, जो महंगाई को कंट्रोल कर सके और देश को उस दिशा में ले जा सके, और एक दूरदृष्टि जिसके पास हो, जिसे अनुभव हो, जिसे ज्ञान हो, जो चीजों को समझता हो। और हमें देश के अंदर जो सामाजिक सद्भाव है और जो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट का बीच में एक एकता के सूत्र है उसको जोड़ सके, किसी क्षेत्र को बहुत ज्यादा महत्व ना दे और किसी क्षेत्र को उपेक्षा न करे, जो डबल इंजन की सरकार की बात ना करे, जो सिंगल इंजन सरकार है वो भी कम से कम उस राज्य के लोगों ने चुनी है उसका भी उतना ही सम्मान हो जितना उन राज्यों का सम्मान हो जहां डबल इंजन की सरकार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने इस प्रकार का मन बना लिया है और 2004 की पुनरावृत्ति होनी है, और जनता के उत्साह का जो दर्शन मुझे हो रहा है, 1977 का दर्शन मुझे हो रहा है कि जब जनता चुनाव लड़ रही थी, विपक्ष के पास इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ अपने जो इमरजेंसी का घाव था लोगों का उसको सहन न कर ना पाने के कारण लोगों ने जनता पार्टी को जिताया था। वो बात दूसरी है, 3 साल के बाद ही उन्हें सत्ता से हटा दिया था और इंदिरा जी को दोबारा देश का प्रधानमंत्री बना दिया था। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन जीते, जो उसने वादे देश के साथ किए हैं उसको पूरा करे, सामाजिक सद्भाव को बढ़ाए, धार्मिक विद्वेष को रोके और देश को एक आर्थिक दिशा दे, तो विकल्प के लिए देश तैयार है, ऐसा मुझे 2024 के चुनाव में लगता है। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।